17वीं यूपीएससी का पहला प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है कहाँ पे? मधुबनी में। बिहार के मधुबनी जिला में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में पनपी विकसित हुई है। मधुबनी चित्रकला में चमकीले रंग और विरोधाभासों से भरे रेखा चित्र होते हैं। इन चित्रों में आंखों के आकर्षण के साथ चेहरे को दिखाया जाता है। इन चित्रों में कोई छापा प्रभाव नहीं होता, इसलिए ये द्विआमी होते हैं। इन चित्रों में देवी देवताओं के चित्र संक्षिप्त में होते हैं। इस चित्रकला को जन्म, विवाह और त्योहार जैसे शुभ अवसर पर भी बनाया जाता है। इन चित्रों में प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह को संथाल होल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों और सामंतवादियों के खिलाफ संथाल जनजाति ने किया था। यह विद्रोह वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव और 2 जुड़वा बहनें फूलो और झानो ने किया था। 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, 2 जुड़वा बहनें थी, फूलो और झानो ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। विद्रोह का मुख्य कारण था अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथा, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन किया गया था। वाष्प मीथेन फॉर्मिंग तकनीक के प्रयोग से प्राप्त होता है। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से प्राप्त किया जाता है। यह ग्रे हाइड्रोजन वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त होता है। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से ग्रे हाइड्रोजन गैस प्राप्त करती हैं। ग्रे हाइड्रोजन का एक रूप है जैसे प्राकृतिक गैस या मीथेन से बनाया जाता है। यह हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे आसान तरीका है। ग्रे हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में स्ट्रीम मीथेन रिफॉर्मिंग नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। कुल जमा का अनुपात जो वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। कुल जमा का वह अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखना होता है उसे नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर कहते हैं। कुल जमा का वह अनुपात जो वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से? मिजोरम से गुजरती है। गलत, मेघालय दिया गया ऑप्शन में। कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणों की सबसे उत्तरी स्थिति को चिन्हित करने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये भारत का प्रथम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गलत दिया गया इसमें। इस प्रश्न को आयोग द्वारा निकाल दिया गया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों को व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किए जाने का अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की किसी विषय में राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु। सभी होगा इसका आंसर। सभी नहीं होगा। व्याख्या पढ़ते हैं इसमें। संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति व प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 के तहत विभिन्न विषयों के संशोधन की प्रक्रिया में पर्याप्त विभिन्नता है। ऐसे विषय जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों के असमर्थन की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 अध्याय 4 के तहत संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय। संघ की न्यायपालिका भाग 5 में है, अध्याय 4 में है और भाग 6 अध्याय 5 में राज्यों को उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी है। भाग 11 अध्याय 1 के तहत संघ राज्यों के मध्य विधायी विषय, 7वीं अनुसूची
कि किसी सूची में संशोधन, संविधान में राज्यों का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन, जबकि राज्य विधान परिषद की समाप्ति के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तीन धातु ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं का अपचयन शक्ति होगी। इसका हो जाएगा बी। सबसे पहले होगा बी, उससे छोटा हो जाएगा सी, सी से छोटा हो जाएगा ए। तीन धातुओं में ए बी सी मानक दिए गए इलेक्ट्रोड विभव है -5, -3, -1.2 है। तो इन धातुओं में -3 हो जाएगा, फिर -1.5 भी होगा, फिर होगा +B। किसी धातु का तापमान 1 मोलर धातु आयनन सांद्रण के विलयन में डूबने पर धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उस धातु को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अपचयन विभव ज्यादा होने पर धातु अपने आप अपचयित होने की क्षमता रखती है। 2 और 3 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां साथ-साथ होगी? 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां साथ में होगी। ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है बराबर 2/11 h × 30 ± a होता है। तो 2 और 3 के बीच वाला, इसलिए 2/11 रख देंगे यहाँ पे, 2 × 30 + 0 डिग्री हो जाएगा बीच में। तो 2/30 इसमें गुणा भाग करने के बाद मिल जाएगा 2:10 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक साथ हो जाएगी। जिल्लेलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था बलबन के द्वारा। जिल्लेलाह शब्द का सबसे पहले प्रयोग बलबन के द्वारा किया गया था। 1265 में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद बलबन ने स्वयं को सम्राट घोषित किया। वह सुल्तान सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने जिल्लेलाह अर्थात सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है, उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है शब्द का प्रयोग किया था, बलबन ने किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद में बलबन ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था। 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बना था? 2023 में ये बना था, रिलायंस इंडस्ट्रीज बना था। करेंट है। पर्वतीय एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में लंदन सोनेसेन एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में लंदन सोनेसेन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। सिरके में स्वाद खट्टे का कारक क्या होते हैं? सिरके में स्वाद खट्टे कारक होते हैं, साइट्रिक होंगे ना, साइट्रिक नहीं, एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक ऑप्शन में नहीं है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक एसिड के कारण होता है। सामान्यतः सिरका पानी में एसिटिक एसिड का 5% घोल होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में, लैक्टिक एसिड दूध और दही में, जबकि साइट्रिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। साइट्रिक विटामिन सी रासायनिक नाम जो खट्टे फल में मिलता है, साइट्रिक एसिड। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने किया था? चीन के द्वारा किया गया था। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का किया था, चीन के द्वारा किया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है? लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, ये हो जाएगा, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार प्राप्त है लोकसभा के अध्यक्ष को। सामान्यतः अध्यक्ष को पहली बार में मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु किसी विशेष पर मत बराबर होने की स्थिति पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अनुच्छेद 92 के अनुसार यदि अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य की तरफ बैठक में शामिल होने, बोलने तथा सामान्य मत देने का अधिकार है, परंतु वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है और न ही निर्णायक मत दे सकता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है, ये हो जाएगा, कौन सा पर्वत है? पैकारेमा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में पाकाराइमा श्रृंखला के टेबल टॉप पर्वत पठार दिए गए विकल्प में महाद्वीप के सबसे प्राचीन पर्वत है, जबकि तुमकोहुआक पर्वत ब्राजील का है और सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना
की सीमा पर, जबकि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? 2024 में भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था। वर्ष 2024 में भारत की 5 विभूति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में। इसमें से स्वर्ग श्री एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, एल के आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर सी एन राव को 2013 में तथा प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? कौन है यह? राज्य विधानसभाएं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभाएं। राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के दौरान संसद के सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है, परंतु राज्यों को विधानसभा द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1917 के चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। पहला सत्याग्रह आंदोलन था इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन चंपारण में ब्रिटिश बगान मालिक द्वारा चलाई जा रही शोषण परक कठिन कठिया प्रथा के विरुद्ध था, जिसमें किसानों को अपनी कृषि के जोत का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ला को जाता है। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कलियां पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखा के सिर पर। दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखा के सिर पर कलियां पाई जाती है। पौधों की कलियां एक घूर्णी प्रवाह होती है। जो पौधों की कलियां तने पर या पत्तियों की धुरी में छोटे ऊर्ध्व के रूप में मौजूद होते हैं। ये विभज्योतिकीय ऊतकों से प्राप्त होती है और पत्तियां परोह या पुष्प में विकसित होती है। एक पूर्ण पुष्प बाह्य दलपुंज पुंकेसर और स्त्री कैंसर से संपन्न होता है। एक पूर्ण पुष्प बाह्य दलपुंज पुंकेसर और स्त्री कैंसर से संपन्न होता है। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? यह रंग अंधता से इशिहारा टेस्ट संबंधित है। इशिहारा टेस्ट रंग अंधता का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। इसमें रोगी के कई प्लेट दिखाई जाती है जिन पर अलग अलग संख्या या प्रतीक बने होते हैं। इसे रोगी को बताना होता है। इस परीक्षण की खोज डॉक्टर शिनोबु इशिहारा ने 1917 में किया था। डॉक्टर शिनोबु इशिहारा ने 1917 में इशिहारा टेस्ट का खोज किया था जिसमें रंग अंधता का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान रांची के दक्षिण में स्थित झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम में हुआ था। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा ने जनता को कर न देने और साहूकार से ऋण न लेने तथा अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह आंदोलन को शुरू किया था, प्रेरित किया था। इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया गया तथा जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 352 के तहत इसके अनुसार यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की शांति तथा सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से लगता है। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद 33 सदस्यों वाले जीएसटी की शासी निकाय है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा किया जा रहा है। जीएसटी परिषद 33 सदस्यों वाली जीएसटी की शाखा निकाय होती है। निम्न में से कौन सा राजकोष के नीति का उपकरण है? राजकोष के नीति का उपकरण कौन सा है?
टैक्स है, टैक्स राजकोष की नीति का उपकरण टैक्स है। कर टैक्स राजकोष की नीति का उपकरण है, जबकि नकद आरक्षित अनुपात CRR साख सीमा, क्रेडिट सीलिंग तथा बैंक दर मौद्रिक नीति का उपकरण है। CRR क्रेडिट सीलिंग, बैंक दर मौद्रिक नीति का उपकरण है। भारत में राजकोष की नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI के जिम्मेदार होता है। मौद्रिक नीति के लिए RBI और राजकोष की नीति के लिए वित्त मंत्रालय। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था? तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज आसिफ शम्स सिराज आसिफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखा गया था। तारीख फिरोज शाही अथवा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का इतिहास शम्स सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई थी। सुल्तान फिरोज तुगलक सबसे व्यवस्थित एवं सही विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। तारीख फिरोज शाही अथवा सुल्तान फिरोज शाही तुगलक का इतिहास शम्स सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई थी। सुल्तान फिरोज तुगलक सबसे व्यवस्थित एवं सही विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया था? स्विट्जरलैंड ने किया था। 2023 का स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1971 जेनेवा में इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड से हुआ था। विश्व आर्थिक मंच 1971 से। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया, परंतु अंदरूनी कलह के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। संधारित्र का प्रतिघात होता है आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती। एक संधारित्र का प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संधारित्र का प्रतिघात संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह के लिए प्रस्तुत प्रतिरोध होता है। संधारित्र का प्रतिघात आवर्ती के विपरीत अनुपातिक व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आवृत्ति बढ़ने पर संधारित्र प्रतिघात कम हो जाता है। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो संधारित्र का प्रतिघात कम होगा। संधारित्र प्रतिघात की इकाई ओम होता है। संधारित्र प्रतिघात की इकाई ओम होता है। 23 में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने किया था 23 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। उन्होंने कांग्रेस के तीसरे सत्र 1887 में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। बदरुद्दीन तैयब तीसरे कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, पहले मुस्लिम थे। जबकि 1888 में जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके साथ ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहला अंग्रेज था जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। पहला अंग्रेज 1888 में, और पहला मुस्लिम कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1887 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बिहार के एक सदनीय विधानसभा को दूसरे सदनीय में बदल दिया गया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बदल दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांत में द्विसदनीय विधानसभा की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मैंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मैंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटती है? छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटती है? माही नदी। भारतीय नदियों में केवल माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहते है कि दामोदर, स्वर्ण रेखा तथा बराकर नदी छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है, परंतु ये नदियां कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती हैं। भारतीय नदियों में केवल माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दामोदर, स्वर्ण रेखा और बराकर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, परंतु ये नदियां कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती हैं। 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में कितना
किसका 60.2% हिस्सा था? ये था सेवा क्षेत्र का 2019-20 में। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी 5,72,827 करोड़ रुपए रही। स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 10.5% की वृद्धि हुई, जो 2018-19 में वृद्धि 9.3% से ज्यादा थे। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2019-20 में कृषि का क्षेत्र का योगदान 20, मैन्युफैक्चरिंग का 20 तथा सेवा का 60% रहा था। कृषि में 20%, मैन्युफैक्चरिंग में 20% और सेवा क्षेत्र में 60% रहा था 19-20 में कृषि का योगदान में। एक पेड़ के तले में मिट्टी सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक काटी काटी ढाकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह काटी कहाँ पहुंच जाएगी? उसी जगह पर रहेगी। एक पेड़ के तल में मिट्टी सतह से 1 मीटर दूरी पर एक काटी ढाकी जाती है तो 2 वर्ष बाद वह काटी उसी जगह पर रहेगी, क्योंकि पौधे की वृद्धि प्राथमिक वृद्धि के कारण केवल शीर्षस्थ विभजितक के क्षेत्र में ही होता है, इसलिए ऐसे कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस त्रिभुज को दर्शाता है वृत्त। यदि त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, आयत व्यवसायी को दर्शाता है, तो वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सा अंक पुरुष को दर्शाता है? जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों। व्यवसायी कौन है? व्यवसायी आयत है, और पुरुष में कौन है? त्रिभुज है। आयत और त्रिभुज को देखना होगा इसमें, तो ये 10 वाला हो जाएगा यहाँ पे 10। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? बिहार का मुजफ्फरपुर में। बिहार भारत में मक्का का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार में मक्का की खेती लगभग सभी जिलों में की जाती है। बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, मधेपुरा राज्य में कुछ मक्का क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा बनते हैं, जबकि 6 जिले मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार राज्य में कुल 50% मक्का उत्पादन करते हैं। अतः दिए गए विकल्प में पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, परंतु आयोग द्वारा मुजफ्फरपुर को सही माना गया। पूर्वी चंपारण से ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है पूर्वी चंपारण में। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो कौन सा व्यक्ति है? के.आर. नारायणन है। के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे तथा अपने विदेश सेवा काल के दौरान वे चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत के राजदूत रहे। विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर नारायणन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल जुलाई 1997 से लेकर के जुलाई 2002 तक रहा था। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल जो होता है, यह होता है स्ट्रोमा। एस्ट्रोमा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है, इस कारण इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी हाइड्रोजन हेतु उपयोग में आने वाले उत्प्रेरक कौन से होते हैं? यह होता है निकेल। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए संतृप्त वसा, हाइड्रोजन अणु और धातु उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को तेल में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए धातु उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकेल और प्लेटिनम जैसी धातु इस प्रक्रिया के लिए अच्छी तरह कार्य कर सकती है। निकेल और प्लेटिनियम हाइड्रोजन को तेल में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए धातु उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिसमें निकेल और प्लेटिनियम जैसी धातु यह प्रक्रिया को अच्छी तरह से कार्य करते हैं। निकेल और प्लेटिनियम है। नेताओं की सूची दिया सम्मिलित करना है, दोनों इसमें है। 1857 के विद्रोह के नेता क्षेत्र थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। हजरत महल लखनऊ से। खान बहादुर बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। 1857 के विद्रोह के नेता थे वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। हजरत महल थे लखनऊ से। खान बहादुर बरेली से थे। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है? Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऋणात्मक आवेशित प्रजातियां इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है, क्योंकि वे न्यूक्लियोफाइड के रूप में कार्य करते हैं। वहीं जिन प्रजातियों में धनात्मक आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला केंद्रन
केंद्र होता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। दिए गए विकल्प में Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जबकि H+ एवं Bf3- इलेक्ट्रोफाइल हैं। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। भारत में वित्त आयोग के संबंध का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य संघ और राज्यों के बीच करों राजस्व की शुद्ध आय का विवरण करना होता है। इसके अलावा वित्त आयोग भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करता है तथा राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य की नगरपालिका और पंचायत के संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य के संचित निधि से संवर्धन हेतु उपाय करता है। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करती है? कनाडा और अलास्का को 141 डिग्री वेस्ट से 141 डिग्री पूरब। कनाडा तथा अलास्का की सीमा मूल रूप से फरवरी 1825 में रूस और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्थापित की गई थी। अलगाव का आधार है 141 पश्चिम देशांतर को बनाया गया है। 141 पश्चिम देशांतर को बनाया गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान संशोधन में एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया था? यह किया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में किस संविधान संशोधन से एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ था कि केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या निश्चित करते हुए कुल लोकसभा सदस्य की संख्या का अधिकतम 15% अथवा 81 निश्चित कर दी गई थी, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य का विधानसभा का 15% तथा न्यूनतम 12 निर्धारित की गई थी। इसके अलावा 91वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को भी संशोधित किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया, जिसके द्वारा केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या निश्चित करते हुए कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15% अथवा 81 निश्चित की गई थी, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य विधानसभा के 15% तथा न्यूनतम 12 निर्धारित की गई थी। इसके अलावा 91वें संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून को भी संशोधित किया गया था। एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता होती है तनुकरण पर घटती है। एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता तनुकरण पर घट जाती है। एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता तनुकरण के साथ बढ़ती है, क्योंकि विलयन की तनुता बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, जिसकी तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ जाता है। ज्ञात है कि जिन विद्युत अपघटय पदार्थों का जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग इसका उत्तर ए माना है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर होता है डी नंबर में। यहाँ पे उस शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में 1 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या से है। यह पैमाना किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा उपलब्धता का पता लगाता है। विगत वर्षों के दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2018 में भारत का IMR 32 प्रति 1000 जन्म था। IMR 32 प्रति 1000 था 2018 में, जो 2020 में सुधर गया 29.80 हो गया है। 29.80 2020 में। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या है 12 त्रिभुज इसमें। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? भारत के मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदिर स्थित है। चित्रकूट मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला में अवस्थित है। चित्रकूट मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला में अवस्थित है। चित्रकूट धार्मिक और पारंपरिक महत्व के बहुत से स्थानों पर शामिल करता है। इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले और बाकी मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य और कृषि विभाग दिया गया। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम
सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि विभाग का दायित्व था। यही विभाग उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के दौरान दिया गया था। दायित्व को अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का दायित्व दिया गया था। सदस्य नहीं है G7 का सदस्य कौन नहीं है? रूस नहीं है। G7 विश्व के 7 विकसित अर्थव्यवस्था का एक समूह है जिसके सदस्य देश में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है, जबकि रूस वर्तमान में इस समूह का सदस्य नहीं है। यूके भी समूह से निकल चुका है। पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। दो तरल पदार्थ ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल बनाने के लिए इसे एक निश्चित अनुपात में मिलाना चाहिए, साथ ही तापमान के निश्चित रखना चाहिए। आदर्श तरल बनाने के लिए राउल्ट के नियम का पालन करना होता है और दो तरल पदार्थ का आणविक आकार एक जैसा होना चाहिए और आकर्षण बल बराबर होने चाहिए। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है यह है मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता। दुनिया की सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो 3400 से 3000 ईसा पूर्व बीसी के लगभग विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच की सभ्यता, जो दजला, टिग्रिस और फरात, यूफ्रेटस नदियों के आसपास विकसित हुआ था, जो वर्तमान समय में इराक में स्थित है। इराक में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है। सिंधु घाटी का विकास 2300 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास 3400 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ है। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? वीर सावरकर। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? वीर सावरकर के द्वारा। 1857 के विद्रोह को विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने वर्ष 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिखी। यह किताब मूल रूप से मराठी में लिखा गया था। वीर सावरकर ने इस क्रांतिकारी को यथार्थ रूप से सामने रखा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को कम करने के लिए इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दे दिया था। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी बिहार में शोक के रूप में जानी जाती है? यह कोसी नदी है। बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी में आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, इसे सप्त कोसी नाम से जाना जाता है। हालांकि कोसी नदी सिर्फ बाढ़ के लिए नहीं जानी जाती, यह उत्तर बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। इसके किनारे बसे शहर और गांव को पेयजल का स्रोत मिलता है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार भारत में लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो कुल लीची उत्पादन का बिहार का योगदान 40% से अधिक है। बिहार में शाही लीची की खेती के लिए मुजफ्फरपुर और मोतिहारी प्रसिद्ध है। शाही लीची के लिए कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, लेकिन स्टीफन लेस्की ने अपनी पुस्तक में इसे कहा है। यह यह देश के विभिन्न विभिन्न साहसिक गतिविधियों को पेशकश करता है। यह देश के विभिन्न विभिन्न साहसिक गतिविधियों को पेशकश करता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवक को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था? 1800 ईस्वी में सिविल सेवक को भारतीय भाषा में प्रशिक्षण करने हेतु किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुआ था। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इस कॉलेज का स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को स्थानीय संस्कृति, कानून और प्रशासन के बारे में जानकारी देना और शासन में सुधार करना था। इस कॉलेज में हिंदी साहित्य, ब्रजभाषा साहित्य और संस्कृत साहित्य के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुआ। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय सांस्कृतिक, कानून और प्रशासन के बारे में जानकारी देना और शासन में सुधार करना। इस कॉलेज में हिंदी साहित्य, ब्रजभाषा साहित्य और सांस्कृतिक साहित्य के विकास में अहम भूमिका निभाया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में किया था। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। जो मौर्य साम्राज्य वसु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। मौर्य साम्राज्य राजतंत्रीय और केंद्रीकृत था।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में किया था। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य वछु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य राजतंत्री और केंद्रीकृत था। यकृत में भंडारित होते हैं ये यकृत में ग्लाइकोजन और विटामिन बी सी डी भंडारित होते हैं। यकृत में कोशिका कैरोटीन के से विटामिन ए का संश्लेषण करती है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है जो विटामिन डी और विटामिन सी भी भंडारित होता है। विटामिन डी और सी भी भंडारित होता है यकृत में। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह केरल को बताया है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस राज्य को शीर्ष राज्य बताया था? नीति आयोग ने केरल को। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में दक्षिण भारत राज्य केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त किया। थिंक टैंक एजेंसी नीति आयोग द्वारा 12 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत के 16 राज्य एसडीजी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तमिलनाडु गोवा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर केरल था, दूसरा पर गोवा तमिलनाडु गोवा है। तमिलनाडु गोवा क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पे है, पहले पे केरल है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखा गया? 10वीं अनुसूची में है ना, 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संवैधानिक प्रावधान किया गया जो राजनेता द्वारा पार्टी बदलने की शक्ति को सीमित किया गया था। निर्वाचन में विधायकों एवं सांसदों की पार्टी बदलने से रोक का प्रावधान किया गया था। संविधान का 51वां संविधान 2003 द्वारा कड़ा प्रावधान किया गया जो संपूर्ण दल को ही मान्यता दे दिया गया था। 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कड़ा प्रावधान किया गया जो संपूर्ण दल को ही मान्यता दे दी गई। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? टारस पर्वत श्रेणी। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? टारस है। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी टॉरस और जारग्रेस है। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में अनातोलिया में स्थित है। एशिया माइनर के भूमध्य सागर तट पर स्थित पर्वत श्रेणी टारस और जैग्रस है। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में अनातोलिया में स्थित है। अनातोलिया को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। यह तुर्की के मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में काला सागर, पूर्व में दक्षिण पूर्वी में टॉरस पर्वत और भूमध्य सागर और पश्चिम में एशियन सागर और मरमरा सागर स्थित है। इसके उत्तर में काला सागर है और पूर्व और दक्षिण पूर्वी में टॉरस पर्वत और भूमध्य सागर है। पश्चिम में एशियन सागर और मरमरा सागर स्थित है। किस वायसराय ने भारत को औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? लॉर्ड मेयो ने। भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने वर्ष 1870 में विकेंद्रीकरण से जुड़े प्रस्ताव रखे जिसके स्थानीय संस्थाओं का विकास हुआ। आर्थिक प्रणाली में विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि निर्णय लेने की शक्ति, संसाधन और अधिकार केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार से दूर वितरित किया जाए। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? प्रश्न अनुसार वर्ष 2008 लीप वर्ष है, हालांकि इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। वर्ष 2008 का पहला दिन मंगलवार है। वर्ष 2009 का पहला दिन मंगलवार के 2 दिन बाद वाला दिन होगा, अर्थात गुरुवार होगा। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय है। मेघालय उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड के नाम से मेघालय को जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत का मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है जो खासी हिल्स में स्थित है। शिलोंग को यह नाम इसलिए दिया गया है कि शहर के चारों ओर घुमावदार पहाड़ियां अंग्रेजों को स्कॉटलैंड को याद दिलाती थी। शिलोंग का अर्थ है बादलों का घर। शिलोंग का अर्थ होता है बादलों का घर। उत्तर पूर्वी भाग का मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है जो खासी हिल्स में स्थित है। शिलोंग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि शहर के चारों ओर घुमावदार पहाड़ी अंग्रेजों और स्कॉटलैंड को याद दिलाती है। शिलोंग का अर्थ है बादलों का घर। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्य शुरू किए थे। यह कार्य किया था कक्षा 9-10 के छात्रों को नई सामग्री का प्रसारण किया गया था। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण किया। बिहार शिक्षा परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं कक्षा के दक्षिण क्लास के छात्रों को सिलेबस के समय पूरा करने के काम शुरू किया गया था।
प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले शोषण के सख्त खिलाफ थे। ब्राह्मणों ने क्षुद्र और निम्न जाति के लोगों को किस प्रकार से शिक्षा, जमीन और संपत्ति से वंचित किया, इसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया था, गुलामगिरी पुस्तक में। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिला है? यह जापान को दिया गया है। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों का मेजबानी जापान को मिला है। यह बहु खेल प्रतियोगिता है जो जापान के एशी प्रांत के नगोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले जापान में 1958 में टोक्यो में 1994 में हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। यह खेल 20वां एशियाई खेल जापान में 2026 में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 1958 टोक्यो में और 1994 में हिरोशिमा में किया गया था पहले। चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर वातावरण क्यों नहीं है? क्योंकि गैसों का पलायन वेग इसमें वेग के मूल्य माध्य वर्ग से कम होता है। गैसीय अणुओं का पलायन वेग उसके वेग के मूल मध्य वर्ग से कम होता है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर गैस के अणुओं का वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है, या गैस के अणुओं पलायन वेग चंद्रमा के वेग से कम होते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण नहीं होना वायुमंडल का प्रमुख कारण है। चंद्रमा पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादातर सतह सीधे सूर्य, हवा और दूसरे अंतरिक्ष विकिरण के संपर्क में रहती है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने से वहीं अपना तापमान नियंत्रित करना या उल्काओं से बचाव के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? भारत का खनिज लवणों का राज्य उड़ीसा है। भारत के उड़ीसा राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है। उड़ीसा राज्य में खनिज लवण का भंडार एवं उत्पादन प्रमुख रूप से पाया जाता है। खनिज लवण में प्रमुख है कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, क्रोमाइट इत्यादि हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में खनिज लवण के राज्य कहा जाता है, क्योंकि उड़ीसा राज्य में खनिज लवण का भंडार एवं उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। खनिज लवण में प्रमुख है कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, क्वार्ट्जाइट, चीनी मिट्टी, क्रोमाइट इत्यादि हैं उड़ीसा में। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यह भारत में कृषि क्रांति थी। इसका उद्देश्य 1960 के दशक में हरित क्रांति के कमियों को दूर करना था। हरित क्रांति रासायनिक उर्वरकों और उच्च उपज वाले कीटनाशकों का अधिक उपयोग में शामिल था। कोसी मैदान की समुद्री तल की ऊंचाई कितनी? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर से लेकर 30 मीटर है 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान के समुद्र तल की औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। कोसी नदी के आसपास फैले मैदान को कोसी मैदान कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। यह हिमालय पर्वत से 7000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। कोसी नदी को हिंदू धर्म ग्रंथों में कूकी नाम से जाना जाता है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। कोसी नदी के आसपास फैले मैदान को कोसी मैदान कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली सीमा पार की नदी है। यह हिमालय पर्वत से 7000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी बिहार के कटिहार जिला के कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। कोसी नदी को हिंदू धर्म ग्रंथ में कूकी नाम से जाना जाता है। कूकी श्रृंखला 117, 98, 80, 64 के बाद क्या आएगा? कितने बढ़ रही है? 19, -19, -18, -16, -13, -9 हो जाएगा। इसमें तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 51। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? भारत का किस शहर को यूनेस्को ने साहित्य शहर घोषित किया था? कोझिकोड, केरल को। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया था? कोझिकोड, केरल को। भारत के कोझिकोड शहर केरल को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर जून 2024 में घोषित किया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क में की साहित्य श्रेणी में जगह दिया गया था। कोझिकोड को यह मान्यता इसकी समृद्ध साहित्य विरासत और सांस्कृतिक महत्व के लिए मिली है। कोझिकोड को कभी जमेरीन का शहर कहा जाता था और ब्रिटिश शासन के समय इसका नाम कालीकट था। जमेरीन का शहर कहा जाता था कोझिकोड को। ब्रिटिश शासन के समय में कोझिकोड को कालीकट कहा जाता था।
मलेरिया के लिए कुनिन एक सामान्य दवा है। यह पौधे से प्राप्त होता है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मलेरिया यह तने की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया मलेरिया के लिए कुनिन का एक सामान्य दवा है जो एक पौधे सिंकोना का पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। यह कुनिन एक सफेद क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जो सिंकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाली दवा है। कुनिन में बुखार बुखार कम करने, सूजन कम करने, दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। कुनिन का प्रयोग टॉनिक वाटर और अन्य पेय पदार्थ में स्वाद बनाने के लिए किया जाता है। मलेरिया के लिए कुनिन का एक सामान्य दवा है जो एक पौधा सिंकोना का पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनिन एक सफेद क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जो सिंकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। यह दवा कुनिन में बुखार कम करने, सूजन कम करने, दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। कुनिन का प्रयोग टॉनिक वाटर और अन्य पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ प्राप्त हुआ था? भारत में सेवाएं क्षेत्र में भारत में सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र में खास तौर पर आईटी, बीपीओ और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। वैश्वीकरण के कारण भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में वृद्धि हुई और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई अपनी इकाइयां स्थापित कर रही है। वैश्वीकरण में मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन व्यापार में वृद्धि हुई है। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? जड़ होगा, इसका लगता है आंसर जड़ होना चाहिए, डी नंबर। हल्दी पौधे के भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता तो मूली होगा। हल्दी पौधे के भूमिगत तने यानी प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का तना मोटा एवं मंसल होता है। तने को काटकर बाहरी परत को हटाने के लिए उबाला जाता है। बचे हुए तने को सुखाया जाता है और उसके बाद पाउडर बनाया जाता है। हल्दी को अदरक की प्रजाति का पौधा माना जाता है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में हुआ था। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। पटना कॉलेज बिहार में उच्च शिक्षा देने वाला पहला सबसे पुराना कॉलेज है। कॉलेज का प्रशासन ब्लॉक सभी इमारत में सबसे पुराना है। कॉलेज शुरू होने से पहले यह अफीम गोदाम एवं डच फैक्ट्री का स्थल था। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को ब्रिटिश शासन के समय हुई। पटना कॉलेज बिहार में उच्च शिक्षा देने वाला सबसे पुराना कॉलेज है। पटना कॉलेज का प्रशासनिक ब्लॉक सभी इमारत से सबसे पुराना है। पटना कॉलेज शुरू होने से पहले यह अफीम गोदाम एवं डच फैक्ट्री का स्थल हुआ करता था। भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? भौतिक रूप में किस प्रकार में हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? यह हाइड्रोजन गैस में संपीड़ित करके भंडारित किया जाता है। भौतिक रूप में हाइड्रोजन को गैस या तरल रूप में भंडारित किया जाता है। हाइड्रोजन को गैस के रूप में संग्रहित करने के लिए आमतौर पर उच्च दबाव वाले टैंक की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को तरल के रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को तरल के रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ जाएगा तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी बढ़ेगी। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ती है। टेलीस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु को बहुत दूर से देखने के लिए किया जाता है। एक टेलीस्कोप को कम से कम 2 लेंस की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि टेलीस्कोप की विभेदन की सीमा अभिदृश्य लेंस के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2023 की जनगणना के अनुसार बिहार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह सबसे अधिक है। 2023 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ 2024 की रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर क्रमशः केरल, मिजोरम, दिल्ली पहला, दूसरा और तीसरा है। सबसे पहले केरल दूसरे नंबर पे, मिजोरम तीसरे नंबर पे, दिल्ली है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का मूल्यांकन इस बार कर दिया गया है। 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना यह होता है ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक होते हैं। 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री पर स्थित वाष्प में जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब वाष्प त्वचा पर गिरती है और संघनित होती है तो पानी उत्पन्न करती है, तो यह समान तापमान पर उबलते हुए पानी की तुलना में अधिक वाष्प उत्सर्जित करने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर बौद्ध का केंद्र नहीं था। नागपुर प्राचीन भारत में प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था, जबकि इस स्थान पर बौद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि थे।
प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि थे। एक पंक्ति में 15 कुर्सी है, पी का स्थान मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू का स्थान 12वें स्थान पर है, तो पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां हैं? पी और क्यू के बीच में कुर्सी की संख्या 3 हो जाएगी। यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है, तो ए महिला हो तो ए का संबंध क्या हो जाएगा? डी की पत्नी हो जाएगी। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, स्थानीय प्रेस अधिनियम की स्थानीय प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 में अंतर्गत देशी समाचार पत्र पर अधिक नियंत्रण लाने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि जिला दंडनीय पदाधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि समाचार पत्र में छपी हुई सामग्री आपत्तिजनक है, तो वह समाचार पत्र को जमानत देने पर भी बाध्य कर सकती है तथा पुनः अपराध करने पर मुद्रालय भी जब्त कर सकती है। दंडानायक के निर्णय को ही अंतिम माना जाएगा, यह अपील की अनुमति नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में हिम रेखा पहाड़ की वह सीमा होती है जिसके ऊपर साल भर बर्फ जमी रहती है। प्रश्न में उत्तर प्रदेश की हिम रेखा पूछा गया, त्रुटिपूर्ण है। यही कारण है कि आयोग ने इस प्रश्न को निकाल दिया गया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म एक से अधिक ट्रेड यूनियन को मिलाने पर हुआ था। यह संस्थापक एम जोशी तथा इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म एक से अधिक ट्रेड यूनियन को मिलाने पर हुआ था। इसके संस्थापक थे एन एम जोशी और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत काल में मुकद्दम पद जो था गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए होता था। पटवारी गांव का लेखाकारी होता था तथा आमिल स्थानीय स्तर पर राजस्व अधिकारी को आमिल कहते थे। दिल्ली सल्तनत में आमिल स्थानीय स्तर पर राजस्व अधिकारी को कहते थे। पटवारी गांव का लेखाकार होता था और मुकद्दम दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम जो था यह गांव का सरपंच के लिए यूज होता था। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम गांव के सरपंच के लिए। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? मधुबनी में मखाना। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिला मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी और कटिहार में भी मखाना की खेती होती है। बिहार भारत में कुल मखाना का 85% उत्पादित करता है। बिहार के मधुबनी जिला मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी और कटिहार में भी मखाना की खेती होती है। बिहार भारत में कुल मखाना का 85% उत्पादित करता है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? या केवलार का प्रयोग करते हैं। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में केवलर फाइबर का प्रयोग किया जाता है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण निर्माण में केवलर फाइबर का उपयोग किया जाता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसमें असाधारण तन्य शक्ति होती है। स्टील की तुलना में बहुत हल्का तथा अधिक कठोर और मजबूत होता है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण निर्माण में केवलर फाइबर का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसमें असाधारण तन्य शक्ति होती है। यह स्टील की तुलना में बहुत हल्का तथा अधिक कठोर एवं मजबूत होता है। निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म कौन सा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान आकर्षित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में थी। कथित है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ था। 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। यह योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। प्रश्नानुसार चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 था। इसका केंद्र बिंदु स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर। निर्धन उन्मूलन और आत्मनिर्भर पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह डीपी धर मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। इस योजना का केंद्र बिंदु था आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था
आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था 1961 से 66 के बीच हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? केंद्रीय बैंक का कार्य है रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंक को ऋण देना, सरकार के बैंक की सुविधा प्रदान करना। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केंद्रीय संचालन मंडल करता है। केंद्रीय बैंक का कार्य रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंक को ऋण देना, सरकार के बैंकों का कार्य करना, नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक विनिमय दर का स्थिर रखना, साख का नियंत्रण रखना। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक का कार्य है कार्य संचालन केंद्रीय संचालन मंडल करता है। केंद्रीय बैंक का कार्य है रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंक को ऋण देना, सरकार के बैंकों का कार्य करना, नोट निर्गमन करना, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख का नियंत्रण करना, ये सभी रिजर्व बैंक का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं। साल्विन घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। साल्विन घाटी म्यांमार और थाईलैंड के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है। अक्सर इसे पूर्व का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है आयर झील, नलावर मैदान और हो जाएगा ये क्या हो जाएगा साल्विन पर्वत। जबकि साल्विन नदी घाटी म्यांमार और थाईलैंड के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है। अक्सर इसे पूर्व का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। अशोक के स्तंभ पर कौन सा लिपि लिखी गई थी? अशोक के स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखा गया था। अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ एवं लघु स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त साहबगढ़ी एवं मनसेहरा से प्राप्त अभिलेख, खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं लदमान, काबुल से प्राप्त अभिलेख अरेमाइक लिपि में तथा कुना से प्राप्त अभिलेख में अरेमाइक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ था। अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त साहबगढ़ी एवं मनसेरा से प्राप्त अभिलेख, खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं लघुमान, काबुल से प्राप्त अभिलेख अरेमाइक लिपि तथा शाह-ए-कुना से प्राप्त अभिलेख में अरेमाइक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ था। शाह-ए-कुना अभिलेख में अरेमाइक और ग्रीक का प्रयोग हुआ था। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन? इटली का जॉर्जिया मेलोनी। वर्ष 2024 में वर्तमान में इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। दक्षिणपंथी नेता जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसके राजनीतिक पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली है, ब्रदर्स ऑफ इटली। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा का अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? यह किया था 2 फरवरी 1835 को। लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण 2 मिनट 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसमें भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा का नींव रख दिया। लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया था। लॉर्ड मैकॉले ने उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, इसने स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था। इसमें भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा का नींव रख दिया था। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र बल का SI मात्रक टेस्ला या न्यूटन एम्पीयर मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र बल का SI मात्रक टेस्ला या न्यूटन एम्पीयर मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? सॉकर, फुटबॉल है। मैदान में खेले जाने वाला खेल फुटबॉल, सॉकर दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रशंसकों के लिहाज से दुनिया भर में इसके चाहने वालों की संख्या 400 करोड़, लगभग 400 करोड़ है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? क्या निर्धारित की गई है पंचायती राज व्यवस्था में? पंचायती राज व्यवस्था के शासन व्यवस्था में क्या निर्धारित किया गया था? यह किया गया था कि क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। इसे सर्वप्रथम 2 अक्टूबर
1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद पर स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई थी। इसे सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, 3 स्तर पे है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य से कौन संबंधित नहीं है? सांची। सांची संबंधित में सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। जबकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील नामक तालाब का मरम्मत का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने करवाया था। 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? 33वें ओलंपिक में क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखित लिखा कि भारत हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह एक हमारे देशवासियों के लिए अल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा? यह था द इंडियन मिरर में लिखा गया। द इंडियन मिरर अखबार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य को भूमिका में लिखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि यह हमारे देश का संभावित संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला गया था। मलेरिया फैलाने के लिए अतिरिक्त एनोफिलस मच्छर वाहक होती है। यह होती है एन्सेफाइटिस एवं फाइलेरियासिस होती है। एनाफिलस मच्छर मलेरिया के अतिरिक्त एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलोरिसिस सिम्फेटिक रोग के वाहक होते हैं, जबकि एंडीज मच्छर चिकनगुनिया, डेंगू, फाइलेरियास, जीका तथा पित्त ज्वार के वाहक होती है। निम्नलिखित में से कौन से बेजोड़ जोड़ी चयन करना है? बेजोड़ जोड़ी का चयन करना है, इसमें हो जाएगा कालाहारी अमेरिका में नहीं है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। थार भारत में है, सहारा अफ्रीका में स्थित है। मच्छर में एनोफेलस मच्छर मलेरिया के अतिरिक्त एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस सिम्फेटिक रोग के वाहक होती है, जबकि एंडीज मच्छर जो होती है चिकनगुनिया, डेंगू, फाइलेरियासिस, जीका तथा पित्त ज्वार के लिए वाहक होती है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है। थार भारत में है, सहारा अफ्रीका में। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया था? कार्नवालिस ने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को चिरस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने प्रारंभ किया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस ने प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामी के रूप में जमींदार को मान्यता प्रदान किया गया था। इस व्यवस्था के रूप में भूस्वामी के रूप में जमींदार को मान्यता दिया गया था। यह व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस तथा उत्तर कर्नाटक के क्षेत्र में लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामी के रूप में जमींदार को मान्यता दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। यह समूचे ब्रिटिश भारत में 19% हिस्सा लागू हुआ था। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? यह भगत सिंह ने फेंका था। भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त ने हानि रहित बम भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में फेंका था। इस बम से किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। इसके अनुसार उसका उद्देश्य लोगों को मारना या घायल करना नहीं बल्कि बाहरी लोगों को सुनना था। किस व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से WBC एवं RBC के संयोजन के साथ RBC के आकार से होता है। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में से WBC एवं RBC के संयोजन से तथा RBC के आकार से होता है। साधन लागत पर NNP के बराबर होता है राष्ट्रीय आय। साधारण लागत पर NNP के बराबर राष्ट्रीय आय होता है। साधारण लागत पर NNP राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब साधन लागत पर NNP राष्ट्रीय आय के बराबर
जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने किया था। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ 1922 में। इसका अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास ने गया का अधिवेशन की अध्यक्षता किया 1922 में। यह 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का। एक्सरे का एक गुण यह है कि उसे विक्षेपित किया जा सकता है। एक्सरे का वह गुण है जो उसे विक्षेपित किया जा सकता है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए ये कोई आवेश वहन नहीं करती है। केवल आवेश कणों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित किया जाता है, इसलिए एक्सरे को विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए वे कोई आवेश वहन नहीं करती है। केवल आवेश कणों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित किया जाता है, इसलिए एक्सरे का विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? यह है मैकाल श्रेणी से। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी में स्थित है। यह नदी बारहमासी नदी है जो मध्य भारत से होकर प्रभावित होती है। यह 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होकर प्रभावित होती है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी में स्थित है। यह नदी बारहमासी नदी है जो मध्य भारत से होकर प्रभावित होती है, जो 4 राज्य से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होकर प्रभावित होती है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किसी वाद का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। मूल अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के विषयों की सुनवाई करता है। पहला विषय है ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकार हो, उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुन लेता है। दूसरा है ऐसा विवाद जिसमें एक ओर एक या एक से अधिक राज्य हो तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हो, तो इस विवाद को भी सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। तीसरा ऐसा विवाद जिसमें एक ओर भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो। डायमेटियन तट है। डायमेटियन तट स्थित है। डायमेटियन तट जो है यह काष्ठजन्य पर्वत पदीय है। डायमेटियन तट काष्ठजन्य पर्वत पदीय का उदाहरण है। यह क्रोएशिया में स्थित एक दुर्लभ प्रकार का तट रेखिया है जिसका विशेषता लंबे अपतटीय द्वीप और तटीय इनलेट से है जो तटरेखा के समांतर चलते हैं। डायमेटियन तट काष्ठजन्य पर्वत पदीय का उदाहरण है। यह क्रोएशिया में स्थित एक दुर्लभ प्रकार की तटरेखा है। इसकी विशेषता लंबे अपतटीय द्वीप और तटीय इनलेट है जो तटरेखा के समांतर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर लोथल था जिसका पश्चिमी एशिया के से व्यापारिक संबंध था। यह एक प्रमुख बंदरगाह था शहर था। लोथल गुजरात में कैंब के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज आर एन राव ने 1953 में किया था। यहाँ से सैंधवकालीन मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूमि, अग्नि वेदिकाएं आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर लोथल था जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। यह एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। लोथल गुजरात में कैम्बे के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज आर एन राव ने 1953 में किया। यहाँ से लोथल से सैंधवकालीन मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। लोथल से गोदीवाड़ा, चावल की भूमि और अग्नि वेदिकाएं आदि के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना लिया गया था? यह है इमैनुअल मैक्रों को। वर्ष 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रों को पुनः चुन लिया गया है। इमैनुअल मैक्रों LRIM राजनीतिक दल से जुड़े हैं। वर्ष 2002 में जैक्स शिराक के जीतने के बाद मैक्रोन लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरण की संख्या कितनी है? 7 वैज्ञानिक उपकरण दिए गए हैं।
के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरण की संख्या 7। यह उपकरण सोलर क्रोनाम इमेजर है, सोलर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है, सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक है, मैग्नेटोमीटर भी इसमें डाला गया है, सोलर पार्टिकल मॉनिटर है, इन सीटू सोलर स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया, उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया। ये 7 है। सूर्य से सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन में स्थापित वैज्ञानिक उपकरण 7 वैज्ञानिक उपकरण है। ब्रह्मा समाज के समाज सुधारक में संबंधित है। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। विधवा विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कानून रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता, यह क्या था? भूमि सीमा थी। लैंड सीलिंग अधिनियम एक्ट के कारण कानून रूप से अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान अधिकतम भूमि नहीं रख सकता था। अधिकतम खेती योग्य भूमि की मात्रा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती थी। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा छाया उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है? प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ऋजु रेखीय प्रसार प्रकाश का यह गुण है जो सीधा रेखा में यात्रा करता है। जब कोई वस्तु उसके रास्ते पर पड़ती है तो वह प्रकाश का सीधा रास्ता बाधित हो जाता है और एक छाया बन जाती है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा करता है? लीची का। बिहार में लीची का उत्पादन का भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा करता है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में की जाती है। शाही लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में, इसके लिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। शाही लीची मुजफ्फरपुर में। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? 1912 में। वर्ष 1912 में बिहार ग्रेटर बंगाल से औपचारिक रूप से अलग हुआ था, किंतु इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा से हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा किया था। यह घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। वर्ष 1912 में बिहार ग्रेटर बंगाल से औपचारिक रूप से अलग हुआ था 1912 में, किंतु इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा से हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा किया। यह घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। औपचारिक घोषणा 22 मार्च को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था? यह है अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलन, प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखेगी। बजट के बारे में बोला 112 में अनुच्छेद। डीवी द्वीप किन सरिताओं के मध्य स्थित है? डीवी द्वीप जो है डीवी द्वीप कृष्णा नदी के मध्य स्थित डेल्टाई भाग में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबालेश्वर के समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है यह कृष्णा नदी। डीवी द्वीप कृष्णा नदी के मध्य स्थित डेल्टाई भाग में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबालेश्वर के समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है कृष्णा नदी। निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियंत्रीकृत हीरो के उत्पादन में किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट बीज का उपयोग अभियंत्रीय हीरो के उत्पादन में होता है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरो एलजीडी का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे का निर्माण नहीं किया जाता है। प्रयोगशाला में उत्पादित हीरे का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं उच्च दाब उच्च तापमान
विधि या रासायनिक वाष्पन जमाव सीवीडी विधि के माध्यम से किया जाता है। 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 दिसंबर 2023 को दौरान दिल्ली के भारत मंडप में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। वर्ष 2025 में G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपा गया। वर्ष 2025 में G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, 2023 में भारत में किया गया था 18वां G20। वीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। वीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। एन सेन ने 1857 के क्रांति। एसटी स्टोक ने किसान और राज। एसबी चौधरी ने नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह के रूप में संज्ञा दिया था 1857 क्रांति को। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है रोहतास में। बिहार के रोहतास जिला में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष अभी एस सोमनाथन, उस समय थे लेकिन अभी है नारायणन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान एन सोमनाथन लगभग 38 वर्ष के एस सोमनाथन अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्थान के सचिव हैं। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष स्पेस कार्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर कंपनियों स्टार्टअप के साथ सहयोग को सुगम बनाया था। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? यूपीआई का विस्तृत रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक भुगतान प्रणाली जिसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर पैसे का लेन देन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत में शामिल नहीं किया गया था? यह है संबलपुर को किया, जयपुर को नहीं किया गया था। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। इस नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी, बघात, उदयपुर तथा करौली को अधिकृत किया, जबकि जयपुर डलहौजी की राज्य हड़प नीति से शिकार नहीं हुआ था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। इस नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी, बघात, उदयपुर, करौली को अधिकृत किया, जबकि जयपुर को डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा नहीं मिलाया था। एक एमकेजी भार एवं ई कूलम आवेश का इलेक्ट्रॉन स्थिर आवेश में भी वोल्ट के विभवांतर की गति जब अधिक अंतिम ऊर्जा विद्युत वोल्ट जूल होती है। गतिज ऊर्जा की मात्रा होती है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्गत 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने की प्राप्त की जाती है। सरल शब्दों में 1 वोल्ट तथा 1 इलेक्ट्रोड आवेश का गुणनफल बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा कूलम होता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किस एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? यह किया जाता है किस संधि के द्वारा किया जाता है? राज्य की सहमति के बिना। संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को यह विशेष शक्ति प्रदान है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन आदि में किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए विधि बना सकती है। ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है। ऐसी विधि को किसी राज्य या विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता है इस विधि से उसकी शक्ति में कमी आई है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे? एस.एन. डोंगे नहीं थे जुड़े हुए, जबकि प्रेम सिंघल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह सभी जुड़े हुए थे। श्रीपद अमृत डोंगे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन से अपनी भागीदारी के अलावा भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। श्री अमृत डोंगे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अपनी भागीदारी के अलावा भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। लोकमान्य तिलक और बाल महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व रहे तथा 13 वर्ष तक जेल में रहे, परंतु एस.ए. डोंगे आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े, जबकि कैप्टन प्रेम संगल, शाहनवाज खान तथा जनरल मोहन सिंह आईएनए से प्रमुख सिपाही थे। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? 2023 का नोबेल शांति नरगिस मोहम्मदी को। ईरान का मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, इसलिए ईरान की महिला को यह दिया गया था शांति का पुरस्कार। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी विवर्तनीय घाटी। कश्मीर घाटी विवर्तनीय क्रिया के फलस्वरूप बनी एक अंत पर्वतीय घाटी का उदाहरण है, क्योंकि इस घाटी का निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशिया प्लेटों के अभिस्मरण से बनी है, अतः यह विवर्तनीय घाटी का उदाहरण है। जबकि बिहार लोक सेवा ने उत्तर को सी माना है।
अपर्दनजन्य को माना है, अपर्दनजन्य को। इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इंडियन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। मद्रास महाजन संगठन के संस्थापक एम वीर राघवाचार्य हैं। मद्रास मद्रास महाजन संगठन के संस्थापक एम वीर राघवाचार्य हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जस्टिस रनाडे हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जस्टिस रनाडे। एम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी हैं। मद्रास महाजन के एम वीर राघवाचार्य हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन के एम वीर राघवाचार्य। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के दादाभाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा का जस्टिस रनाडे हैं। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होता है। यह है केवल बी कोशिका द्वारा होता है। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति केवल बी कोशिका द्वारा की जाती है। बी कोशिका अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली हेमेटो हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका से बनती है। कुल लिम्फोसाइट में बी कोशिका का हिस्सा लगभग 10% होता है। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश कराया जाता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति केवल बी कोशिका द्वारा की जाती है। बी कोशिका अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली हेमेटोपोएटिक हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका से बनी होती है। कुल लिम्फोसाइट में बी कोशिका का हिस्सा लगभग 10% होता है। नाभिकीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? नाभिक क्या बोला था? नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है सौर ऊर्जा से उत्पादित ऊर्जा, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरण ऊर्जा का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन से मिलने वाले ऊर्जा जो लगातार नवीकृत होती रहती है। इसके उदाहरण है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली नवीकरण ऊर्जा के पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास राम इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्ति किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये सभी हैं गुप्त काल के अवशेष हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति गुप्त काल के अवशेष हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचन सभापति कौन बने थे? ये थे राजीव रंजन सिन्हा थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। 22 जुलाई 1936 को बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी। इसमें 30 सदस्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे जो 22 जुलाई 1936 को बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी। इसमें 30 सदस्य थे। भारत में प्रथम 3D मुद्रा मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? मित्र है कि मानव है? मानव ही होगा लगता है। 146 में है। भारत में 3D भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम मानव है। इसके निर्माता दिनावकर वैश्य हैं। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम मानव, इसके निर्माता दिनाकर वैश्य हैं। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम मानव ही है। इसके निर्माता दिनाकर वैश्य हैं। एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है वह भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। केवल भारतीय को यह प्राप्त मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29 और अनुच्छेद 30 में है, यह शामिल है। भारत एवं विदेश नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तथा अनुच्छेद 28 वर्णित है। केवल भारतीय को प्राप्त मूल अधिकार है। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19 और 29 तथा 30। 29, 30, 15, 16 और 19 पांच मूल अधिकार भारत को सिर्फ प्राप्त, भारतीय नागरिक को सिर्फ प्राप्त है। कौन कौन से? ये है 15, 16, 29, 30 और 19 अनुच्छेद है। भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से है? 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सभी इधर 25 25 से क्या बोलता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है अनुच्छेद। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? यह कोयली कारखाना है। भारत
दिए गए विकल्प में सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है। यह रिफाइनरी गुजरात के बड़ोदरा जिला में स्थित है। कोयली, सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है, रिफाइनरी गुजरात के बड़ोदरा जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुआ था? बिहार में हुआ था ये सूफी फिरदौसिया। फिरदौसिया सिलसिले जो सुर, सुर, सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा था, की स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुआ था। भारत में इस सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी शेख शरफुद्दीन याही मनेरी था। फिरदौसी सिलसिला जो सोहरावर्दी सिलसिले का एक शाखा था, की स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुआ था। भारत में इस सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है।